अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ मुआफ़िर मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इल्मी सिटी के एक न्यू लाइव सेशन के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है डेली बेसिस पर लाइव सेशन, जो ना सिर्फ हमारी पर्सनल हेल्प करते हैं बल्कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट पर हमें हेल्प आउट भी करते हैं। आज भी हम एक बहुत ही मुनफरिद और एक दिलचस्प टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी के हवाले से कि हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी इन कोरोना एपिडेमिक, कि रूहानियत और हेल्थ का क्या ताल्लुक है, स्पेशली कोरोना के एपिडेमिक में किस तरह लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ अटैच हुए हैं और उसके साथ साथ एनेस्थीस का क्या रोल है कोरोना में। तो इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं वो है डॉक्टर शहाना राहत, जो कि एनेस्थीस स्पेशलिस्ट हैं, राइटर हैं और हेल्थ कोच भी हैं। सबसे पहले मैं मैडम को वेलकम करती हूँ अपने इस लाइव शो में। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम मोफिया मलिक। जी, जैसा कि मैम आप जानती हैं, आज हमारा टॉपिक एक बहुत ही डिफरेंट है। जिस तरह कोरोना की वबा बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में फैली हुई है, तो उस हवाले से मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगी कि हमारी सेहत और रूहानियत का इस पैंडेमिक में क्या रोल है, क्या ताल्लुक है आपस में? सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएँ। अ, जी बात मोफिया, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि वैसे ही इंसान और कुरान पाक और ये हेल्थ, सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। कुरान का जो उन्वान है वो इंसान है, और अगर मैं हेल्थ और पूरी मेडिकल फील्ड का सारा सर्वे करूँ तो उसका भी उन्वान इंसान है। तो एक तो ये हो गया कि इन दोनों की बेस जो जा रही है, स्ट्रक्चर है, बेसिक स्टडी स्ट्रक्चर, वो सारा इंसान के ऊपर ही है। एक जी, डॉक्टर जब पेशेंट को देखता है, एक इंसान का पूरा स्ट्रक्चर स्टडी करता है, उसकी मेडिसिन करता है, और उसको जब डेली लाइफ में प्रैक्टिस आप करते हैं और डेली आप देखते हैं कि अल्लाह ताला किस तरह से मौजज़ात करता है इस दुनिया में। हमने इस पेंडेमिक के दौरान देखा कि कई ऐसे पेशेंट्स थे जो कि जस्ट 30 इयर्स हैं, यंग पेशेंट्स हैं, आए हैं, एक दिन भी उन्होंने नहीं गुजारा और वो उनकी सडन डेथ हो गई। कुछ जी, पेशेंट्स 18 इयर्स के भी मेरे सामने सडन डेथ हुई, कुछ 70 साल के ओल्ड एज पेशेंट, कुछ 60 इयर्स ओल्ड पेशेंट। इस तरह के भी पेशेंट हैं जिनको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, कोमोर्स भी हैं, वो वेंटिलेटर पे 20-20 दिन रह कर बच के भी गए हैं। तो इंसान के सामने ये तो सारे मतलब लेयर्स अल्लाह ताला की बनाई हुई खुलती हैं कि ये सब कुछ जो है इंसान कंट्रोल नहीं कर। कोई ज़ात ऊपर है जो है, अल्लाह ताला हम सबका मालिक है। हमारी इंसानी बॉडी को असल जो कंट्रोल कर रहा है वो अल्लाह ताला है। जी, इवन आप जब किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन की डोज सेम है, फार्मूला सेम है, कंसंट्रेशन सेम है। मेडिसिन ने जाके एक्ट करना है बॉडी पे, फिर एक एक रिएक्शन बॉडी ने करना है मेडिसिन के ऊपर। वो सारा कुछ ही अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा होता है। जब इंसान की डेथ करीब आती है तो वही मेडिसिन होती हैं जो कि असर करना बंद कर देते हैं। सेम वेंटिलेटर्स हैं, सेम स्पोर्ट्स हैं। हमने स्पोर्ट पे पेशेंट को ज़िंदा रखा हुआ होता है। कुछ पेशेंट वहाँ से रिवाइव कर जाते हैं, कुछ नहीं भी करते। तो ये हुँ, सारा जो है कोर्स एक इंसानी ज़िंदगी का और मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ीज़ेज़ का, उसमें बड़ी ज़ाहिर हो जाती है अल्लाह ताला की ज़ात, कि कोई जी। ज़ात है जो ये सब कुछ हैंडल कर रही है। ना डॉक्टर हेल्थ प्रैक्टिशनर्स कर रहे हैं, ना ही पेशेंट कर रहा है, और ना ही कोई और इंसान। अच्छा मैम, हमारे साथ बहुत से व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबको साथ ही साथ वेलकम करती चलूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मॉडर्न लर्नर की ये सीरीज चल रही है, जो कि आज सीरीज नंबर 5 है, जिसमें हम बात कर रहे हैं एनेस्थीसिया के हवाले से, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी के हवाले से, कि हमारी सेहत और रूहानियत का कोरोना की वबा के दौरान क्या ताल्लुक था, जिसके बारे में मैम ने हमारे साथ डिस्कस किया। इसके अलावा अगर, अच्छा मैम, ये तो आपने बता दिया कि किस तरह ये दोनों चीजें लिंक्ड हैं। तो अगर मैं बात करूं, कोरोना की कुछ मिथ्स भी बनी, कुछ ऐसी हुँ। रियलिटीज भी हैं, लेकिन मिथ्स ज्यादा हैं। आप बीइंग अ प्रोफेशनल, आप तो डेली बेसिस पे हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट्स को डील कर रहे थे, तो आप हमारे साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें जो आपने देखा लेकिन अपने आप को ओवरकम भी किया, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी उस टाइम स्ट्रेस्ड आउट हुई होंगी, बहुत ज्यादा टेंशन वाला माहौल था। तो आपने अपने आप को किस तरह स्पिरिचुअलिटी से लिंक किया, हमारे साथ ये भी शेयर करें। इसमें कोरोना के बारे में ये बहुत सारे मिस बने हुए हैं। इवन आप लाहौर से ही आधा घंटा ट्रैवल करके बाहर जाएँ, पीपल जी, अभी भी यही कहते हैं कोई कोरोना नहीं है। वो मास्क लगाना भी मतलब नहीं समझते ज़रूरी। बिल्कुल। उल्टा उन्होंने एक स्टोरीज़ मैंने जो सुनी है, खुद सुनी है, मेरे बहुत ही करीबी लोग हैं जो जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई है कि आप डॉक्टर्स के पास जब पेशेंट कोई आता है, उसकी आप कोरोना की टेस्टिंग कराते हैं, अगर वो पॉज़िटिव आ जाए या इस दौरान उसकी कोरोना से ही डेथ हो जाए, तब उसकी डेड बॉडी 5 लाख में बेचते हैं।
यकीन अच्छा। कीजिए कि हमें हुकूमत की तरफ से कोई पैसे नहीं मिलते कोरोना की डेड बॉडी के, और हुँ, ना हुँ, ही हुँ। कोरोना के पेशेंट्स को डील करने के, ना ही ये टेस्टिंग ओके, गलत हो रही है। जी। मैं इसको पढ़ी-लिखी बात करूँगी, कोई मिथ्स हुँ, मतलब इस मिथ का पढ़ा-लिखा जवाब दूँगी। कोरोना का जो टेस्ट है वो फ़ॉल्स नेगेटिव है, फ़ॉल्स पॉज़िटिव नहीं है। अब टेस्टों की स्पेसिफिसिटी होती है, सेंसिटिविटी होती है, फ़ॉल्स पॉज़िटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? मैं उर्दू में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगी। फ़ॉल्स पॉज़िटिव का मतलब ये है कि आपको कोरोना नहीं है, लेकिन आपका टेस्ट पॉज़िटिव आ गया। जी, ये फ़ॉल्स पॉज़िटिव की डेफ़िनेशन है। फ़ॉल्स नेगेटिव का क्या मतलब है कि एक बंदे को कोरोना है और उसका टेस्ट नेगेटिव आ गया, ठीक हुँ, है? तो कोरोना का टेस्ट फ़ॉल्स पॉज़िटिव आ ही नहीं सकता। मतलब अगर किसी शख़्स को कोरोना है, कोरोना नहीं है, तो उसको टेस्ट पॉज़िटिव नहीं आ सकता। हाँ, उसका टेस्ट नेगेटिव ज़रूर आ सकता है। मतलब मुझे कोविड है, इसकी एग्ज़ाम्पल ये है, और मेरा जी, टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, फ़ॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट। जी, क्योंकि कोरोना की स्टेजेस हैं माइल्ड, मॉडरेट और सेवियर। माइल्ड ओके, सिम्पटम्स बाज़-औक़ात नहीं आते, आपके अंदर आपकी इम्यूनिटी ने उसे ओवरकम कर लिया, पेशेंट ठीक हो गया और वो जी, चल फिर भी रहा था, नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रहा था, लेकिन उसका टेस्ट उसको कोविड है, ठीक है? लेकिन ओके, उसका पीसीआर नेगेटिव आ गया। इसे कहते हैं फ़ॉल्स नेगेटिव टेस्ट। हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी बंदे को कोरोना नहीं है, कोविड नहीं, उसका टेस्ट पॉज़िटिव आ गया। शायद जी, मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजी है, उर्दू में थोड़ा-सा समझा सकती हूँ। जी, जी। जी, तो मैम इस श्योर। वजह से ये बना मिथ्स कि हम लोग टेस्ट करवाएँगे, टेस्टिंग खराब होती है। एक लैब से टेस्ट कुछ और आता है, दूसरी से कुछ और आता है। हुँ, हुँ, इवन आप जब उसकी रिपोर्ट पढ़ें तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इसकी 30% ऑथेंटिसिटी है कि ये फ़ॉल्स नेगेटिव आ सकता है। फ़ॉल्स ओके, नेगेटिव का मतलब ही यही है कि हो सकता है कि आपको कोरोना हो, हुँ, इस टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हुआ। जी, ठीक हो गया। तो तो मैम थोड़ा-सा हमें ये आपने समझने की ऐसे ज़रूरत है। जी, जी। मैम आपने ऐसे पेशेंट्स भी तो देखे होंगे जिनकी सडन बिल्कुल, डेथ्स भी हुई, तो फिर उस बिल्कुल, वो बिल्कुल। एक्सपोज़र आपके लिए कैसा था? वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। बिल्कुल मोफिया डेली बेसिस पे कोरोना की जो सेकंड वेव है ये बहुत खतरनाक है। इसमें जी, इस सेकंड वेव के दौरान ज़्यादा टेस्ट फॉल्स नेगेटिव आ रहे हैं। मतलब पेशेंट जी, आता है हमारे पास, उसको कोविड है, लेकिन उसकी टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव है। अब ये वो जी, डॉक्टर ही समझ सकता है उसके सिम्पटम्स देख के, उसकी कफ, उसका फीवर का पैटर्न या उसकी चेस्ट को हम ऑस्कल्टेट करते हैं स्टेथ से। हम ये देख के बता सकते हैं कि इसको है, या उसका चेस्ट एक्स-रे देखकर। और जी, सडन डेथ भी होती है इमरजेंसीज़ में, लेकिन उनकी टेस्टिंग नहीं होती। एक बेचारा गरीब पेशेंट है पाकिस्तान में, वो 7-8 हज़ार का टेस्ट क्यों करवाएगा, जबकि उसका पेशेंट आते ही कोलैप्स कर गया और डेथ उसकी हो गई। लेकिन एक डॉक्टर जो उसके सर पे खड़ा हुआ है, उसने उसका एक्स-रे देखा, उसके सिम्पटम्स देखे, उसकी हिस्ट्री ली, वो ये बखूबी समझ सकता है कि ये कोविड रिलेटेड डेथ ही है। अब अगर वो जी, फाइल पे लिख देता है सस्पेक्टेड कोविड, तो इट डज़न्ट मीन कि उसको कोई उससे रिवेंज था। वो तो सिर्फ़ इसलिए जी, लिख रहा है क्योंकि डॉक्टर तो एक्सपोज़ हो रहा है। वो तो आपकी खिदमत के लिए वहीं पे खड़ा हुआ है। वो ये चाहता है कि इसके साथ के दूसरे रिश्तेदार या जो लोग इसके जनाज़े पे आएँगे या जो इसके इर्द-गिर्द के लोग हैं, वो अपना ख़्याल कर लें। वो अपनी जी, टेस्टिंग करवा लें या एहतियात कर लें कि अगर हमारे घर में एक पेशेंट इस तरह से सडन डेथ की तरफ गया है, तो इट मे बी अ कोविड। उससे हमें हुँ, कोई हुँ, पैसे नहीं मिल रहे उसकी डेथ के बाद। जी। हमने उसको मेंशन करना है कि ये कोविड से डेथ हुई है। चाहे उसकी टेस्टिंग नेगेटिव है या उसने टेस्ट करवाया ही नहीं। लेकिन एक डॉक्टर को ये समझ आ रही है कि ये कोविड है। अच्छा मैम कहा जाता है कि डॉक्टरी का जो शोबा है वो बहुत ज़्यादा नोबल है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये भी मिथ सुनने को मिले हैं कि डॉक्टर्स ने कोविड के दौरान कसाईयों का रोल प्ले किया है। लोगों को जानबूझ के कोविड जो है वो पॉज़िटिव करके और लोगों को जानबूझ के कोरोना जो भी पेशेंट आता था उसको हुँ। सिम्पटम्स नहीं होते थे लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने जो है कोरोना ही उनको एक्सपोज़ किया। तो क्या ये बात में कितने परसेंट रियलिटी है? इस हवाले से आप हमारे साथ शेयर करें। अब ये बातें जो हैं मतलब यहाँ पे बैठ के मुझे आपके साथ करना ऐसे ही है कि मैं अपने घर की बात बता रही हूँ। ज़ाहिर-सी बात है जी, हमारा आधा दिन हॉस्पिटल गुज़रता है, हॉस्पिटल हमारा बिल्कुल। घर ही होता है और हमारे जी, पेशेंट्स ऐसे ही होते हैं कि जैसे हमारे अपने रिलेटिव्स हैं। हम अपना पूरा का बिल्कुल, पूरा खलूस उनके ऊपर निछावर कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई पेशेंट आया तो हम उसको जानबूझ के कोविड करेंगे या हम उसको जी, अलहदा भेजेंगे। मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करती हूँ। ये जी मैम। मेरे साथ वाक़या गुज़रा है। कोविड की टेस्टिंग पहले तो ये बताते जाओ कि कोविड का टेस्ट करवाना लाज़मी क्यों है?
4 वजूहात ऐसी हैं, 4 मतलब कंपल्सरी है हमारे लिए। थोड़ा-सा हमारे अवाम के अंदर अभी भी ये है, उन्हें फ़ीवर तो हो रहा है हाई ग्रेड, उन्हें कफ़ भी हो रही है, लेकिन वो टेस्ट नहीं करवाते। टेस्ट करवाने से झिझक रहे हैं अभी भी। ये बात तो अपने ज़हनों में बिठा लें कि जैसे वो पेशेंट कोई अस्पताल गया है, वो उसका टेस्ट लाज़मी होगा। हॉस्पिटल एडमिशन नंबर 1, नंबर 2 कि उसकी कल कोई सर्जरी होनी है या हफ़्ते बाद होनी है या 3 दिन बाद कोई ऑपरेट होना है, तो लाज़मी जैसे आपके हेपेटाइटिस बी, सी, आपके ब्लड, आपका यूरिन टेस्ट होता था, इसी तरह ये टेस्ट भी अब लाज़मी कर दिया गया है मेडिकल बोर्ड की तरफ से। तो ये टेस्ट आपका होना ही होना जी, है। अभी भी साल गुज़र गया है, लेकिन पेशेंट रिलेक्टेड होते हैं कि हम ये टेस्ट क्यों करवा रहे हैं? हमें तो कुछ नहीं है, हमें ये टेस्ट क्यों करवाना है? जी, तो भई अब हमें इसी के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ारनी है। हमें ये इसको एक्सेप्ट करना है कि ये एक पैंडेमिक है, ये टेस्ट मेरा होना ही होना है जब मैंने हॉस्पिटल आना है। और तीसरी और चौथी चीज़ ये है अगर आपके जी, घर में किसी को कोरोना पॉज़िटिव हो चुका है, तो आपका टेस्ट भी लाज़मी होना है। और अगर आपने कहीं 15 दिनों में बाहर ट्रैवल किया और वापस आए हैं, तो ज़रूर टेस्ट करवाएँ। आई सजेस्ट यू। क्योंकि इस टेस्ट से ये तो नहीं होगा कि आपको कोई बाँध के रख लेगा या आपको कोई हॉस्पिटल में बाँध देंगे, लेकिन ये आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स तो हॉस्पिटल में हैं ही हैं। अगर मोतिया हमारे सही, पास पेशेंट एक आया है और वो इमरजेंसी में है, मीन्स के पेशेंट रोड पे जा रहा था, उसकी कोई फ्रैक्चर हो गई बोन और वो एडमिट हो गया। अब उसका विदिन 2 आवर्स मुझे ऑपरेट करना है, तो मैं कोविड टेस्ट का इंतज़ार नहीं करूँगी। हम इमरजेंसीज़ डील करते हैं विदाउट कोविड टेस्ट, जी, ठीक है? उसके बाद होता क्या है कि हम उन्हीं डॉक्टर्स और उस जगह को हम क्यूरेटाइन कर लेते हैं। मतलब आपने हफ्ता जी, पूरा अपने आप को क्यूरेटाइन करना है। तो हम तो इमरजेंसीज़ डील कर रहे हैं विदाउट कोविड। लेकिन अब उस हुँ, पेशेंट ने जब यहाँ से वापस जाना है तो उसके लिए टेस्ट मैंडेटरी है, ताकि हम उसको जी, दूसरे पेशेंट के साथ मिक्स ना करें। हम ये टेस्ट बिल्कुल, अपने लिए नहीं करा रहे, हम दूसरे हुँ, पेशेंट की सेफ्टी कर रहे हैं कि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट के साथ मिक्स अप ना हो। मैंने अपनी लाइफ में एक डील किया केस, इमरजेंसी केस आया। एक औरत थी 2-3 दिन से वो हाई ग्रेड फीवर में मतलब घर पे ही थी। उसको एक ऐसी जगह पे ज़ख्म था जिसमें पस पड़ चुकी थी। हुँ, संडे का दिन था और वो बेचारी फ़ीवर के साथ ही लैंड की हॉस्पिटल में। मुझे उन्होंने कॉल पे बुलाया, मैंने उसे अटेंड जी, किया। उन्होंने कहा हमारे पास कोविड टेस्ट नहीं है। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पे उनको ये बस लिखवाया कि आपने इसके बाद अभी हम आपका ऑपरेट करेंगे क्योंकि उसको फ़ीवर है और उसको वो इन्फेक्शन हो रही है और ये इन्फेक्शन मज़ीद बढ़ जाएगी। हमने जब उसका ऑपरेट भी करवाया, हम सब ने विद प्रिकॉशन उसको डील किया। उसको जब हमने जैसे ही कमरे में सेपरेट शिफ्ट किया दूसरे मरीज़ों के साथ, तो लिटरली उसकी अटेंडेंट्स जो पहले मिनटों पे आए हुए थे कि डॉक्टर साहब आप प्लीज़ कुछ कर दें हमारे लिए, हम बहुत मजबूर हैं। हम लोगों हुँ, का इस टाइम कोई भी नहीं है, बस इसको कोई हॉस्पिटल इसको लेने के लिए तैयार नहीं है इस वक़्त। हुँ, हुँ, कि इसको फ़ीवर भी है और इन्फेक्शन भी है और इसकी सर्जरी भी होनी है। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पे उसे करवाया। संडे को मुझे भी पता था कि आज चुगताई लैब ओपन नहीं होगी, इसका टेस्ट नहीं जा सकता। तो ये यहाँ पे एडमिट होंगे और इनको हम बाद में एक रूम में सेपरेट रखेंगे पेशेंट को, क्योंकि हमें पता नहीं इसका कोविड स्टेटस कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जी, जी, शाम ही गुजरी है तो उन लोगों ने जाके शिकायत की कि हमारे पेशेंट को इन्होंने रूम में बंद कर दिया और हमें जो है हमारा बंदा वापस चाहिए, वरना इन्होंने कोविड पॉजिटिव करा के उसको पता नहीं कहाँ ले जाना है। तो खैर उसको फिर हमने डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट किया। हमने कहा ठीक है भाई आपका पेशेंट है, आप ले जा सकते हैं जब मर्जी। जी, तो इस तरह के पेशेंट को मतलब पेशेंट्स को ट्रस्ट नहीं है डॉक्टर्स पे। इंसानियत हम लोग किस साइड पे जा रहे हैं? हमें इंसान को बिल्कुल। इंसान पे ट्रस्ट नहीं है, एक मरीज को डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं है। बिल्कुल सही बात कही और मैं उम्मीद करती हूँ जो लोग हमें सुन रहे हैं उनकी बहुत सी मिथ्स क्लियर होंगी क्योंकि डॉक्टर खुद इतनी इमरजेंसी में कोविड की सूरत हाल में मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं और मैडम हमने देखा भी है बहुत से डॉक्टर्स की भी डेथ हुई है ड्यू टू कोविड क्योंकि वो अपनी हुँ, हुँ। ड्यूटी भी दे रहे थे बहुत ऑनेस्ट थे हालांकि प्रिकॉशंस तो उन्होंने पूरी की है इम्प्लीमेंट लेकिन उसके बावजूद वायरस जो है वो हर किसी पे अटैक किया है तो क्या मैम ऐसा रहा है जी मोफिया बिल्कुल। मैं जिस डिपार्टमेंट में इस वक़्त काम कर रही हूँ, हम लोग 24 लोग हैं और हम में जी से 13 से 14 लोग जो हैं वो कोविड के हुए हैं उनको, डॉक्टर्स को। और वो जी जी मतलब हम में से ही लोग थे, जिससे हम ती अब ऐसा होता है कि हम 3 लोग बैठे हुए हैं विद सोशल हुँ, डिस्टेंसिंग, एक के बाद एक सीट पे फासले पे। तो हम जी, में से हर तीसरे बंदे को कोविड हो चुका है। हम उनको कह रहे हैं कोरोना सर्वाइवर है ये कोरोना जी, से जी, जाके 15 दिन वो गायब हो जाता है बेचारा और फिर हम उसके जी, साथ ऐसे ही वीडियो कॉल पे या मोबाइल फ़ोन्स पे उसके साथ रहते हैं। बट जी, थोड़ा-सा हमारा ये है कि पाकिस्तान में लोगों की
डेथ रेट देखा जाए तो 1% है। हम लोगों ने इम्प्रूव ज़्यादा किया है, इम्यूनिटी दैट्स कुछ हम लोगों की बेहतर है। तो इस तरह से मेरे जितने भी कोलीग्स हैं 12 अब तो 14 हो गए, 14 जिनको कोविड पॉजिटिव हुआ, 15-15 दिन का उन्होंने क्वारंटाइन लिया और अब वो वापस वैसे ही आके दोबारा अगले ही दिन से पेशेंट्स को वैसे डील कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। यही अपने प्रोफेशन के साथ एक जो कि आप कह सकते हैं ऑनेस्टी है। अच्छा मैम, जी। माशाल्लाह से आप एनेस्थिस्ट भी हैं, तो मैं चाहती हूँ आप मुझे बताएं कि एनेस्थीसिया का क्या रोल है कोरोना के साथ। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा एनेस्थीसिया के हवाले से आप हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, ये है क्या? हाँ, बिल्कुल आई विश टू एक्सप्लेन दिस कि एनेस्थीसिया की फील्ड जो है मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि एनेस्थेटिस्ट कौन है। इवन कुछ लोगों बिल्कुल। को जब मैं अपना इंट्रोडक्शन कराती हूँ कि मैं एनेस्थीसिया देती हूँ, तो उन लोगों को मुझसे अगला सवाल करते हैं कि आप वाक़ई डॉक्टर भी हैं कि नहीं हैं? तो जी। ये फील्ड जो है काफ़ी डाइवर्स है, वास्ट फील्ड है काफ़ी। आप पहले एमबीबीएस करते हैं और उसके बाद आप स्पेशलाइज़ेशन करते हैं एनेस्थेटिस्ट की। दुनिया में जितनी भी बड़ी-बड़ी सर्जरीज़ हो रही हैं, आज तक जितनी भी सर्जरी की फील्ड में आपकी कोई हुई है, एडवांसमेंट हुई है, मतलब आज हम पाकिस्तान में जी। लीवर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट अगर करा रहे हैं, तो वो सर्जरी की तरक्की तो है ही है, एनेस्थीसिया की भी तरक्की है। हार्ट के आपके इतने बड़े-बड़े ऑपरेशंस होते हैं, तो उसके लिए कार्डियक एनेस्थेटिस्ट अलहदा से होते हैं, जो सिर्फ हार्ट को ही हार्ट पेशेंट्स को ही एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थेटिस्ट का रोल एक्चुअली तब स्टार्ट होता है, जब पेशेंट अपनी सांस लेना बंद कर देता है। पेशेंट हमारे पास कोलैप्स हुआ हुआ आएगा, हम लोगों ने हम्म। पेशेंट को बेसिकली वेंटिलेटर्स पे शिफ्ट करना है, हमने मसनूई सांस देना है उन्हें, हमने उनको सुलाना है, जी। क्योंकि हम लोगों ने हम्म। फेस पे मास्क पहने होते हैं। पेशेंट थिएटर में लैंड किया, उसका पेशेंट का इंटरेक्शन एनेस्थेटिस्ट के साथ नहीं हो सकता और ना ही जी। पेशेंट एक रात पहले अपने एनेस्थेटिस्ट से ज़्यादा सवाल जवाब कर सकता है। उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन सर्जन के साथ होता है। सर्जन ने उसको प्रिपेयर किया और बताया कि आपकी सर्जरी है। उसके बाद वो सीधा थिएटर में आया और एक अनजान बंदा मास्क लगा के बैठा हुआ है और उसने आपको आते ही बेहोश सुला दिया। और जब आप वापस गए तो उसके बाद भी आपका इंटरेक्शन सर्जन के साथ हुआ। तो यूजुअली पेशेंट्स को नहीं पता कि एनेस्थेटिस्ट होता कौन है, वो करते क्या है। बिल्कुल। अब देख लिया जाए तो थिएटर्स के अलावा हम आईसीयू आ जाता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में जब पेशेंट कोलैप्स होते हैं, तो हम उनको जी। वेंटिलेटरी सपोर्ट पे डालते हैं, स्पेशली कोविड के हम्म। पेशेंट। अगर एक जी। आम बंदा या जो आम मेडिसिन का स्पेशलिस्ट है, उसको वेंटिलेटर की उन सेटिंग्स या उन मोड्स का नहीं पता जो एक एनेस्थेटिस्ट को पता है। कोविड के जी। दौरान ये भी बड़ा मिथ था कि जब पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है तो वेंटिलेटर से उसके फेफड़े डैमेज हो जाते हैं और हम्म। वेंटिलेटर पे गया तो वापस ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। बहुत सी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको हम लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन कहते हैं। एक ओके। एनेस्थेटिस्ट इसके लिए ट्रेंड होते हैं। तो जी। मैं तो यही कहूँगी कि कोरोना के दिनों में और आईसीयू में जब पेशेंट जाता है, तो जी। एनेस्थेटिस्ट का रोल तब ज़्यादा वाज़ेह होके सामने आया है। मैम वो कैसे, लाइक हम अगर एनेस्थीसिया को कोरोना के साथ लिंक करते हैं, किस तरह इसका रोल है, किस तरह एनेस्थीसिया उसमें क्या प्रोसीजर क्या होता है, अगर आप कोरोना के हवाले से बात करें कि एनेस्थीसिया किस तरह उसके साथ इम्प्लीमेंट करता है? यही है कि कोविड जो है वो रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स होते हैं। आपका बिल्कुल। मेन तो आपके लंग्स को उसने इफ़ेक्ट करना है ना, मोरिया। जी। जी। जब लंग्स इफ़ेक्ट होंगे, तो आप उस तरह से ऑक्सीजनेशन नहीं कर पा रहे। तो ज़रूर जी। इसमें आपको ऑक्सीजन किस तरह से देनी है, कितने जी। लीटर पर मिनट देनी है, ऑक्सीजन हम्म। देनी है या हमने सिर्फ़ मास्क के थ्रू वेंटिलेटिंग करनी है या हमने उसे पूरे का पूरा बेहोश करके वेंटिलेशन पे डाल देना है। क्योंकि एक ज़िंदा अच्छा। बंदा जैसे आप हैं, माशाल्लाह मैं हूँ, जी। इस टाइम हम साँस ले रहे हैं। हम एक प्रेशर बिल्कुल। के साथ सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर इनहेल और एक्सहेल हो रही है। एक जागते जी। हुए बंदे को आप वेंटिलेटर पे नहीं डाल सकते, जी। जब तक कि जी। उसको सेडेट ना किया जाए और उसको पूरी तरह से सुलाया ना जाए। पेशेंट जो जी। वेंटिलेटर पे होता है, उसको तो याद नहीं होता कि मैं वेंटिलेटर पे हूँ। तो उसकी जी। सेडेशन से लेकर, उसकी वेंटिलेशन से लेकर और फिर वेंटिलेटर से उठाना किस तरह से पेशेंट को, जब पेशेंट के पैरामीटर्स वापस आ रहे हैं, वो रिकवर कर रहा है, वो अपने जी। लंग्स उसके बेहतर हो रहे हैं कोविड से, अब उसको जो हम्म। उठाना, इसमें सारे का सारा रोल रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हमारे असिस्टेंट होते हैं और एनेस्थेटिस्ट का ही। जी। ठीक हो गया, दैट्स ग्रेट। अच्छा मैम, एनेस्थीसिया की हम बात कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है, तो हुँ। अगर मैं ब्रीफली पूछूं कि इसके इसके दौरान आप लोग कोई मेडिकेशन या कोई इंजेक्शन यूज करते हैं या किसी और तरह से एनेस्थीसिया देते हैं अपने क्लाइंट्स को?
बहुत डिफरेंट तरीके हैं। पहले के ज़माने में अगर मैं देखूँ तो आपने कोई हुँ, ऐसे ही आपके ज़हन में आता होगा कि कोई रुमाल है और वो पेशेंट के नाक पे रख रहे हैं और बिल्कुल, उस मैं यही कहने लगी थी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले क्लोरोफॉर्म होता था और हुँ, हुँ, फिर क्लोरोफॉर्म का एक मास्क होता था, उसपे कपड़े पे वो आप इसकी ज़रा हिस्ट्री देखें तो वो पेशेंट को जी, सुंघाते थे, वो बेहोश हो जाता था और फिर उसी से जी, थोड़ा-थोड़ा उसको बेहोश रखते थे। सेडेशन के ओके, लेवल्स होते हैं कि आपने उसको माइल्ड सेडेट करना है, मॉडरेट करना है या पूरे का पूरा सुला देना है। मतलब अगर जी। वो थोड़ा-सा जाग रहा है और अपना साँस खुद ले रहा है, फिर वो हुँ, डीप हुँ, स्लीप में जब जाता है, वो अपना साँस लेने के काबिल नहीं रहा, अब हमें उसको वेंटिलेटर पे डालना है, ठीक है? पहले तो ये हो गई सेडेशन की लेवल। दूसरा, ओके, हम उसको इंजेक्शंस देते हैं। अब तो बहुत वेस्ट फील्ड हो गई है, हम उसको ड्रग्स देते हैं, ड्रग्स से वो सोता है, उसके बाद वो पैरालाइज़ करते हैं। इसके 3 चीज़ें इसमें हैं हम करते हैं, हम उसकी पेन को ख़त्म करते हैं, हुँ, हम हुँ, उसको पैरालाइज़ करते हैं और हम उसको सेडेट करते हैं। ये 3 लेवल्स हैं। और चौथी चीज़ ये कि उसकी याददाश्त, उस टाइम उसको बिल्कुल नहीं याद कि मेरे साथ क्या हुआ था। नहीं तो मोतिया इतने बड़े-बड़े ऑपरेशंस, आपको इतना बड़ा कट लगता है, आपके पूरे जी, ऑर्गन्स को हिला रहे होते हैं, ये बगैर नहीं हो सकता और जब वो उठता है तो उसे पेन फ्री रखना, कि पेशेंट को पेन ना हो। सबसे बड़ा जी, हमारी जो वास्ट इसमें फील्ड आ रही है वो पेन है। क्रॉनिक पेन के पेशेंट्स होते हैं, तो जी। उनको भी अच्छा, एनेस्थेटिस्ट डील करते हैं। ओके। अच्छा मैम, अगर कोई पेशेंट आ गया है इसी क्रोनिक पेन के साथ, तो आप एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है या उससे बेहतरी की तरफ चांसेस? क्योंकि अक्सर ऐसे होता है हम एनेस्थीसिया दे देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अब आई एम नॉट दैट प्रोफेशन के, ये हमारे कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन भी हैं कि अगर किसी को आपने एनेस्थीसिया दी है लेकिन उसकी तबीयत और ज्यादा वर्स हो गई है उस केस में, तो क्या आप पहले क्लाइंट को देखते हैं कि उसको एनेस्थीसिया दिया जा सकता है या नहीं? उसका जो उसकी कैपेबिलिटी है वो चेक करते हैं आप लोग? बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोगों के पास एक जी। पेशेंट आता है। हुँ, हुँ। ज़ाहिर बात है कोई भी नॉर्मल पेशेंट अपनी सर्जरी नहीं करवाता। आप और मैं जी, नॉर्मल बिल्कुल। इस टाइम चल फिर रहे हैं, हम सर्जरी जी, नहीं करवाएँगे। जब तक हमें कोई डिज़ीज़ नहीं होगी, जब तक हमारी बिल्कुल। बॉडी में कोई कैंसर पड़ा हुआ है, कोई ट्यूमर है, उसे ऑपरेट करना है या मेरी बॉडी अपेंडिक्स की तरफ जा रही है, इन्फेक्शन की तरफ जा जी। रही है। हुँ, तो हुँ। ये तो लाज़मी बात है मोफ़िया कि पेशेंट जब आया है तो वो पेशेंट है, उसको कोई ना कोई बीमारी है। तो जी, जी। ही वो सर्जरी करवा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हम उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, हम उसका प्री जी, ऑपरेटिव असेसमेंट होती है, उसको वो हमारी सर्जन के साथ होती है कोलैबोरेशन। हम पेशेंट जी। को चेक करते हैं और हम अगर देखते हैं कि पेशेंट को एनेस्थीसिया मिल सकता है तो ठीक है। अगर हुँ, हुँ। उसके साथ कोई रिस्क या उसके कोई बेनिफिट्स हैं, वो हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं, उससे इन्फॉर्म्ड जी, कंसेंट लेते हैं। ओके, कंसेंट लेना पेशेंट का हक है। हम उससे बिल्कुल। हमारी फील्ड में कोई चीज़ ना नहीं होती। हम लोग इनकार जी, नहीं करते कि ये इस पेशेंट का अब इस लेवल पे ऑपरेशन नहीं हो सकता। एक इंसान का गुर्दा फेल है, मसलन मैं एक हुँ, बात हुँ। कर रही हूँ और उसने जी। वो वाला गुर्दा डैमेज हो चुका है, निकालना है और दूसरा गुर्दा उसका काम कर रहा है, ठीक है? हुँ, हुँ। या उसके गुर्दा से ब्लॉक हुआ हुआ है, वो ब्लॉकेज हटानी है और पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके वो हार्मोन्स ज़्यादा होंगे, उस टाइम वो रीनल फेलियर में है तो उसका सीएनएस भी काम नहीं कर रहा, उसका हार्ट भी काम नहीं कर रहा, ये सारे मसले ओ, मसाइल होंगे। ठीक। एनेस्थेटिस्ट वो इंसान होता है जिसने एक रात के अंदर उसको मैनेज करना है। हायर डोज़ेज़ पे भी हम लोग यूजुअली मेडिसिन की जो फील्ड है वो जाता है छोटी डोज़ पे 5 एमजी पे, 2 एमजी पे, हम लोग हायर डोज़ेज़ पे जाते हैं। हम लोग पेशेंट को पहले मैनेज करते हैं। हमारी फील्ड में कोई चीज़ ना नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। हम पेशेंट्स ओ, को सपोर्ट पे भी डालते हैं। ज़्यादा ही अगर पेशेंट की तबीयत खराब हो तो हम उनको ये बात इन्फॉर्म कर देते हैं कि हो सकता है कि आपकी मतलब पेशेंट को सर्जरी के बाद वेंटिलेटर पे ही जाना पड़ जाए। फिर हुँ, उसके बाद हुँ। हमारे पास ऑप्शन होती है आईसीयू की, कि अगर जी। सर्जरी के दौरान पेशेंट को कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो गई या हुँ, हुँ। मतलब अनवांटेड, पेशेंट की पहले से ही तबीयत खराब थी, उसे इन्फॉर्म जी। किया, बताया, कोई हुँ, ब्लड हुँ। मतलब बहुत ज़्यादा उसका ब्लड लॉस हो गया है या जी। पेशेंट के कोलैप्स होने के चांसेस हैं, तो हम हुँ, हुँ। साथ साइड बाय साइड उसके रिलेटिव्स को बताते रहते हैं कि अब ये थिएटर में खोला, आया तो ठीक था, ये कॉम्प्लिकेशन हो गई है। हर चीज़ इंसान के साथ-साथ है, इंसानी जिस्म है, ये कभी जी, भी जी। स्टैटिक नहीं है, ये वेरिएट करता है। आप और मैं भी बिल्कुल, चल रहे हैं, आधे घंटे बाद हमारे साथ क्या हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह बिल्कुल ऐसे। पेशेंट है। पेशेंट आया तो बिल्कुल ठीक था, कुछ लोग ये भी कहते हैं पेशेंट हमारा आया तो चल के था, हुआ क्या है? अगर वो चल के आया था, वो बीमार था तो उसका ऑपरेशन हो रहा था। चल के कोई भी ठीक। हॉस्पिटल नहीं जाता, जब तक उसको कोई इश्यू ना हो, पेन ना हो या कोई इन्फेक्शन ना हो। फिर हम उसको बाद में आईसीयू रख के पूरी तरह से रिकवर करके उसको घर भेजने तक जो है वो ज़िम्मेदारी एनेस्थेटिस्ट की होती है। पेशेंट अपने ओके। पैरों पे चल के वापस यहाँ से जाए। ठीक, ठीक, दैट्स ग्रेट।
यहाँ मैम एक क्वेश्चन है कि सेल्फ मेडिकेशन करनी चाहिए या नहीं? हमारे एक बिल्कुल, व्यूअर का क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सेल्फ हमारे यहाँ मेडिकेशन बहुत ज्यादा लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो उसी हवाले से उमेर साहब का क्वेश्चन है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, असल में है ये कि पाकिस्तान में सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा है। हम लोग जी। गूगल पे कोई भी मेडिसिन पढ़ लेते हैं और मतलब जैसे आजकल एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स तो हम्म, बहुत जल्दी हम लोग खा लेते हैं जी और उससे बिल्कुल। वक़्ती तौर पे हमें आराम भी आ जाता है। हम्म। हमारा असल में डॉक्टर्स कुछ इसमें हमारे हेल्थ सिस्टम का और हमारे ओवरऑल डॉक्टर्स का भी थोड़ा बहुत इसमें है कि हम इस इतना हम लोगों ने हेल्थ को एक्सेसिबिलिटी पेशेंट के लिए नहीं की। जी। 2-3 एज़ हैं एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। ओके। सॉरी टू से कि हम लोग पढ़ लिख बहुत गए हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, हम लोग डबल-डबल एफसीपीएस कर गए हैं, लेकिन स्टिल पेशेंट को पता ही नहीं है कि मैंने जाना कहाँ पे? अगर मुझे ये बीमारी जी। हो गई है तो मैंने किस फील्ड का डॉक्टर चूज़ करना है। लोगों को डायबिटीज़ है, वो डाइट न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जाएँगे। वो चाहेंगे कि इंटरनल मेडिसिन का डॉक्टर है, मैं इसी से मेडिसिन भी लिखवा लूँ, यही मुझे डाइट भी बता दे, यही मुझे बिल्कुल फिज़ियोथेरेपी भी करा दे। जबकि ऐसे ऐसा ही नहीं है। है। डॉक्टरी एक बहुत वास्ट फील्ड है। आपके पास एक पेशेंट आया, डॉक्टर का काम तो सिर्फ़ ये था कि वो डायग्नोज़ करे। इवन मेडिकल प्रिस्क्राइब करना भी मैं तो समझूँगी कि जो फार्मासिस्ट है उसका काम है। उसकी डोज़ और उसकी टाइमिंग डिसाइड करना फार्मासिस्ट होना चाहिए। जी। फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत है तो फिज़ियोथेरेपिस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। डाइट एंड न्यूट्रिशनिस्ट का डॉक्टर है तो उसको बुलाना चाहिए। इन सब की जी। इन्वॉल्वमेंट से होना चाहिए और पेशेंट के ऊपर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए डॉक्टर की। हम्म, अवेलेबिलिटी नहीं है, स्टिल नहीं। चाहे जितना भी हम लोग कर गए हैं ग्रोथ, तो इसी वजह से पेशेंट सेल्फ मेडिकेट करता है ना। अब मैं सारा इल्ज़ाम पेशेंट पे लगा रहा हूँ कि वो सेल्फ मेडिकेट करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं होता। बिल्कुल पेशेंट ऐसे ही सोचता है। है कि मैं सेम ऐसे। अस्पताल जाऊँगा, जी। मेरे 4 टेस्ट होंगे, 2000 हाँ। डॉक्टर की फीस होगी, तो इससे बेहतर है कि मैं खुद से वो जाएगा मेडिकल स्टोर। मैं बताती हूँ होता क्या है। मेडिकल स्टोर वाले जो अंकल हैं, उनको पता है कि यार मेरे पास नुस्खा आया था, जब बुखार और खाँसी होती है तो ये दवाई खा लो और जब ये होता है तो ये दवाई खा लो। तो वो ही अंकल उठा के उसको 2 गोलियाँ दे देते हैं। अब गोली तो वही थी, वो अंकल भी गलत नहीं है या वो लड़का ठीक गलत नहीं है वो जो खा रहा है, लेकिन उसकी डोज़ क्या थी? तो हर बंदे का वेट अलग है। हर फीमेल मेरी एज की कई फीमेल्स होंगी जिनका वेट और बॉडी हिसाब मेरे हिसाब की तरह नहीं होगी। मैच नहीं करेगी। जी। किसी का वेट 50 केजी है, किसी का 70 केजी है, किसी का तो उसके हिसाब से ड्रग डोजेज वो सही नहीं रहता और टाइमिंग सही नहीं होती, जिसकी वजह से वो हम्म, ठीक नहीं होता। इसलिए सेल्फ ठीक। मेडिकेट मैं तो उसको मना करूँगी। जी, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छे तरीके से मैम आपने एक्सप्लेन किया, और मैं उम्मीद करती हूँ जो जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि हमारे यहाँ हर बीमारी का हल सबसे पहले होती है पैनाडोल। वो पैनाडोल। हर बीमारी का इलाज है। उसके बाद अगर हम ठीक नहीं होते तो फिर हम हिम्मत करते हैं कि हम किसी डॉक्टर के पास चले जाएं। और जैसे हुँ, आपने बात की, बहुत सी फील्ड में इटसेल्फ, साइकोलॉजी में भी सेम ऐसे ही है कि हमें कोई सिम्टम आता है, हम मेडिकली डॉक्टर के पास जाते हैं, हम अपनी असेसमेंट नहीं करवाते हैं। हम कहते हैं वही जो मैदे में तेजाबियत या इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, हम दवाई खाएंगे हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन असल जो पीछे रूट कोज होती है उसको कभी भी हम जो है असेस करवाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारा ये जो सेशन है, हुँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग सुन रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी कि रूहानियत और सेहत का किस तरह कोविड के दिनों में ताल्लुक रहा, और उसके साथ साथ एनेस्थीसिया किस तरह लिंक्ड अप करता है, स्पेशली कोविड के जो सिम्टम्स हैं उनमें। लास्टली मैं चाहूंगी मैम आप हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको कोई मैसेज दें, ताकि उनके लिए भी एक पॉजिटिविटी इंगेज हो इस सेशन। जी बिल्कुल। मैं ये व्यूअर्स को मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मोफिया साहिबा आपका साइकोलॉजी है आपका सब्जेक्ट, मैं तो साइकोलॉजिस्ट को बहुत एप्रिशिएट करती हूँ। इवन आईसीयू की मैं अगर बात करूँ, पेशेंट अगर आईसीयू में एडमिट है कोई, पेशेंट जी को जी। बिल्कुल नॉर्मल था। वेंटिलेटर से अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो वापस आते हैं, वो बिल्कुल। आईसीयू एसोसिएटेड साइकोसिस में चले जाते हैं। हमें यस। वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है कि जो आके उनसे बात करे और उनकी थेरेपी करें कि आप जी। ठीक हैं। एक तसल्ली देने से ही पेशेंट का आधा दर्द खत्म हो जाता है। नो बिल्कुल डाउट ऐसे ही कि है। साइकोलॉजी को भी हमने समझा ही नहीं। हर घर में एक साइको पेशेंट है और उसको हम ओवर बिल्कुल। पैम्पर करके ज़्यादा खराब कर रहे हैं बजाय इसके कि बिल्कुल हम उसकी ऐसे ही है। काउंसलिंग करवाएँ। इवन लोग ये कहते हैं हम पागलों के डॉक्टर के पास क्यों जाएँ? मैं कोई पागल हूँ? बिल्कुल ऐसे ही है। पागल नहीं होते। इनको काउंसलिंग की हर बंदे को हर स्टेज पे ज़रूरत पड़ सकती है। किसी को भी किसी भी स्टेज पे ज़रूरत पड़ सकती है। तो जी। साइकोलॉजिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। कोरोना के दिनों में भी, इवन कोविड के स्पेशली। दिनों में ये ज़्यादा पता चला है
कि दिस डिजीज इज मोर देन पैथोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल डिजीज ज्यादा है। एक बंदे को पता बिल्कुल। चल जब मैं कोविड पॉजिटिव आ गया, उसी जी, वक्त उसका तबीयत खराब होना शुरू हो दिया। दूसरा जी, मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि कोविड ने साबित ये किया है कि यार अल्लाह कोई चीज है, हम इंसान बेबस हैं, हमारा भी बिल्कुल, एक हद तक बस चलता है। अभी तक जितनी भी मेडिकल फील्ड में तरक्की हो गई है, बहुत पढ़ाइयाँ हो रही हैं, रिसर्चेज हो रही हैं इस पे, स्टिल रिसर्चेज हो रही हैं। ये जी, 2020 का जो साल है और 2021 का साल, ये आने वाले दिनों में, आने वाले सदियों में याद किया जाएगा। कभी ऐसा साल भी आया बिल्कुल, था, कभी जी। ऐसी बीमारी भी आई थी जो कि बीमारी के सिम्टम्स आगे आ गए थे और हम डॉक्टर्स और लोग पीछे पीछे थे, जैसे कि घोड़ा क्योंकि भाग मैम गया। ये ऐसा डिसऑर्डर था जिसमें जो इतने एलीट क्लास है उनके पास भी इसका इलाज करवाने का कोई तरीका नहीं था। पैसे तो बहुत थे लेकिन इलाज कराने का तरीका कार ही नहीं था। तो उसमें यही हुआ कि हम अपने आप को, अपनी जात को अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा अटैच किया। और नो डाउट जिस तरह आपने बात की, स्पिरिचुअलिटी बहुत से लोगों ने इससे सीखा है, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। कुछ लोगों ने स्टिल नहीं भी सीखा लेकिन अवेयरनेस बहुत ज्यादा हमारे लोगों में हुई। जी, बिल्कुल। इससे हमें ये तो कम से कम सीख लेना चाहिए कि एक चीज़ ऐसी आई हमारे दरमियान जिसने हम सबको, इंसानियत को और दिमागों को हिला के रख दिया। अभी बिल्कुल, तक इसका कोई सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन समझ ही नहीं आ जी, रही। सिर्फ़ एक चीज़ जी, पता है हमें कि ये एरोसोल से एक्सचेंज होता है, 2 लोगों का आपस में बैठ के बात करना, एरोसोल्स निकलना। दूसरा जी, टचिंग है, कई ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको हमने टच भी किया, कई डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिनको पॉज़िटिव नहीं हुआ। कुछ हुँ, घर बैठे लोगों को कोविड पॉज़िटिव हो गया, उनकी बिल्कुल सडन ऐसे डेथ ही हो, है। किसी की सडन जी, डेथ हो रही है, किसी की 20 दिन बाद हो रही है, किसी को माइल्ड है, मॉडरेट है। मैं तो यही हुँ, हुँ, कहूँगी कि स्टिल बहुत ज़्यादा रिसर्च होने की ज़रूरत है। स्टिल बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, हमें स्टडी जी, करनी चाहिए। एक अच्छा डॉक्टर वो है, एक मॉडल लर्नर वो है, जो कि लाइफ लॉन्ग लर्नर हो और रिसर्चर अच्छा हो। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मैम आपके टाइम का। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ टाइम होता है, आप लोग सब जानते हैं, बातें तो बहुत करने को होती हैं लेकिन टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है। हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे लर्नर सीरीज के साथ, एक न्यू लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।